हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसर ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो ट्रांसमिशन होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। जैसे पेरेंट का अगर कैरेक्टर है कि उनके हेयर कर्ली है तो ऑफस्प्रिंग में भी वो कर्ली हेयर्स दिखेंगे। तो ऐसे जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। आगे देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस वॉज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड बिफोर क्रोमोसोम हैड बीन ऑब्जर्व्ड और जीन्स वेयर नोन। तो ऐसा बोला गया है कि मैकेनिज्म जो था इनहेरिटेंस का वो क्रोमोसोम और जीन के डिस्कवरी से पहले ही पता था। जो साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे थे वो उन्हें पता नहीं था। जब क्रोमोसोम और जीन्स जो ये बहुत बाद में डिस्कवर हुए, तो उसके पहले से जो भी साइंटिस्ट थे उनको पता चल गया था कि इनहेरिटेंस जैसी कोई चीज़ होती है जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। ये साइंटिस्ट को पहले से ही पता चल गया था। कब? क्रोमोसोम और जीन के डिस्कवरी के पहले। आगे देखते हैं। ग्रीगोर मेंडल, सन ऑफ पीजेंट फार्मर, वॉज बॉर्न इन मोराविया इन 1822। ग्रीगोर मेंडल जो थे ये मोराविया में बॉर्न हुए थे इन 1822। ग्रीगोर मेंडल फर्स्ट गेव द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। मेंडल जो थे ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, ऐसे पहले जो रिसर्चर थे, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को, वो दिया था एक यूनिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। उन्होंने ये जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म था उन्होंने वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से समझाया। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यानी दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके उनका इंटरब्रीडिंग करवाया और फिर उससे जो ऑफस्प्रिंग बना उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। जैसे कि हो गया कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, ये दोनों का जब क्रॉस करवाते हैं तो एक टॉल प्लांट बनता है। तो ऐसे ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। आगे देखते हैं। Inheritance of 7 traits in garden pea plant were studied individually at a time or in combination of 2 or 3 character at a time. He processed the data mathematically and statistically. तो ये जो टेबल है हम इसको अच्छे से देखते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं मेंडल ने जो बताया। तो ये अच्छे से करके जाना। तो हम इसे देखते हैं एक एक करके। मेंडल ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स बताए। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कैरेक्टर्स है इनमें उन्होंने 2 अलग अलग ट्रेट्स निकाले, जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव। सबसे पहला जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो सीड शेप था। तो सीड शेप 2 टाइप के मिले उनको, एक राउंड मिला और एक रिंकल्ड मिला। रिंकल्ड यानी ऐसे इरेगुलर शेप का एक मिला और एक राउंड शेप का एक सीड मिला उनको। आगे देखते हैं। सीड कलर, जो सीड का कलर था ये यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आप। ये एक येलो है और एक ग्रीन है। तो जो डोमिनेंट वाला है वो येलो है और जो रेसेसिव है वो ग्रीन कलर उनको दिखा। पॉट शेप, इनफ्लैटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये जो पॉट शेप है, जो भी ये जो पी है वो पी का जो आउटर कवरिंग है वो या तो इनफ्लैटेड यानी स्ट्रेट या फिर ऐसे उसमें डिप्रेशन वाला ऐसा उनको एक कवरिंग दिखा। पॉड कलर ग्रीन या फिर येलो। ये जो बाहर का कवरिंग है इसका भी कलर उनको एक जो डोमिनेंट था उसका ग्रीन दिखा और रेसेसिव का येलो दिखा। फ्लावर कलर, ये जो फ्लावर था, जो पी प्लांट के ऊपर फ्लावर लगते हैं उसके 2 कलर दिखे थे उनको। ऐसे 2 प्लांट्स उनको मिले थे। एक का कलर था पर्पल और एक का वाइट था। तो वही यहाँ लिखा है फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट। डोमिनेंट वाला जो था वो पर्पल था और रेसेसिव वाला वाइट था। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल यानी जो ऐसा कोई प्लांट होता है, ये प्लांट के जो ऊपर जो लगेंगे यहाँ पे टर्मिनस पे उसको बोलेंगे टर्मिनल फ्लावर। और जो ये ऐसे एक्सिस पे साइड में फ्लावर्स लगेंगे उसको बोलेंगे एक्सियल फ्लावर। तो ये यहाँ पे फोटो में दिया है। ये जो एक्सियल वाले हैं वो साइड में प्लांट के साइड में लगेंगे और जो टर्मिनल वाले हैं वो ऊपर जो टर्मिनस है वहाँ लगेंगे। प्लांट हाइट भी 2 टाइप की उन्हें दिखी थी, टॉल और डॉर्फ। ये 2 डॉर्फ यानी डॉर्फ मतलब शॉर्ट प्लांट, जो जिनकी हाइट छोटी है। तो ऐसे यहाँ फोटो में भी यहाँ पे भी दिया है। ये बड़ा वाला प्लांट है और जो रेसेसिव वाला है वो शॉर्ट है, डॉर्फ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने ये इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया था। जो भी क्रॉस हुए थे उसमें टॉल और डॉर्फ ये ऐसे प्लांट लिए थे। तो आगे हमें वही देखना है।
ही प्रोसेस द डाटा मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली। उन्होंने जो भी ये उनका एक्सपेरिमेंट किया उसको मैथमेटिकली उन्होंने डेटा को जो है वो सेव करके रखा, वो डेटा बनाया, उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ किया और स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया, जैसे पाई चार्ट्स और जो भी पनेट स्क्वायर मेथड है, वो रेशियोज़ है, वो सब के थ्रू उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आगे इसमें है मेंडल पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी व्हेन दे बिकम द फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने जो उनके प्रिंसिपल थे हेरिडिटी के, इनहेरिटेंस के, वो जो उन्होंने जो बनाए थे, उन्होंने जो माने थे, जो भी उसके उनके प्रिंसिपल्स थे, वो आगे चल के फंडामेंटल लॉ बन गए हेरिडिटी के। और ऐसा जो सामने रखने वाले थे वो थे कोरेन, जिन्होंने ये जो फंडामेंटल लॉ थे उसको कोरेंस ने प्रपोज किया था इन 1900। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। He visualized that the traits are not inherited physically but by something present inside the gametic cell। उन्होंने बताया कि gametic cell जो होते हैं उसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट है, there is something in present inside gametic cell जो ये traits दिखा रहा है, traits जो है वो inherit कर रहा है किधर, जनरेशन टू जनरेशन। तो उन्होंने ये जो समथिंग था, कुछ तो भी चीज़ ये जो गमेटिक सेल में प्रेजेंट है, उनको पता नहीं थी वो गमेटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर। ये कॉइन टर्म फैक्टर, जो भी ये समथिंग था उसको उन्होंने फैक्टर नाम दिया। these factors are responsible for expression of particular trait और कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि गमेटिक सेल के अंदर जो उन्होंने बताया कि कोई तो भी फैक्टर प्रेजेंट है जो ट्रेट को इनहेरिट कर रहा है, तो वो जो उन्होंने बताया कि these factors are responsible for expression of particular कैरेक्टर। तो वही है, ये कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको उन्होंने फैक्टर बताया। He proposed that factors are particulate in nature। उन्होंने बताया कि जो भी फैक्टर्स है वो पर्टिकुलेट है, पर्टिकुलेट यानी जैसे अब सीट शेप है, तो ये सीट शेप के अंदर हमने देखा कि राउंड है और व्रिंकल्ड है। तो जो भी ये सीट शेप है इसका जो फैक्टर है वो क्या हो गया, राउंड शेप शो करना। और फिर सीड कलर का फैक्टर क्या हो गया, कलर शो करना। तो ऐसे उन्होंने बताया कि जो भी ये फैक्टर्स है वो पर्टिकुलेट है, पर्टिकुलेट इन नेचर है, वेरी करते हैं, अलग अलग जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनमें वो वेरी करते हैं, सबके सेम नहीं होते। द मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ टर्म्ड एज जीन्स। जो भी ये फैक्टर्स थे जो उन्होंने बताया गमेटिक सेल के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो ट्रेट्स को इनहेरिट कर रहा है, तो उसको आगे चल के क्या नाम दिया गया, जीन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, सीईटी में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ को आगे चल के जीन्स बोला गया है, मेंडल ने ऐसा क्या बताया था जिसको आगे चल के जीन्स बोला गया है। तो फैक्टर्स जो है वो मेंडल ने बताया था जिसको आगे चल के जीन्स बोला गया है। दिस फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स इन पेरेंट्स एंड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन विदाउट ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। जो भी ये फैक्टर्स है ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एक सिंगल इसमें नहीं प्रेजेंट होते, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ, पेरेंट के अंदर। तो ये जो भी फैक्टर है ये सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। जो भी एक सेल से जो गमीट बनते हैं 2 में, तो वो अलग अलग इसमें चले जाते हैं। जैसे जो भी ट्रेट्स है, ये जो फैक्टर्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होते हैं, तो वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। और बिना मिक्स हुए ये सेग्रीगेट होते हैं, ये कभी मिक्स नहीं होते। अगर मिक्स हो गए तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज होता है, तो इसलिए वो बिना ब्लेंडिंग और मिक्सिंग के जो भी ये फैक्टर्स है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस। हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल्स। उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था वो उसमें उन्होंने बहुत सारे सैम्पल्स लिए थे। जैसे हमने यहाँ देखा कि उन्होंने 7 डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स लिए थे, जिसमें जिसका शेप यानी कि ये डोमिनेंट वाले भी लिए थे और रेसेसिव वाले भी लिए थे। तो वही यहाँ बताया है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने सैम्पल्स लिए थे, इसलिए भी ऐसा एक रीज़न उसमें बताया गया है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हुआ था। He carefully recorded the number of plants of each type and expressed his result as ratios। उन्होंने जो भी रिकॉर्ड किए थे, जो भी नंबर ऑफ प्लांट्स थे वो रिकॉर्ड किए थे, बहुत ध्यान से सब उन्होंने किया था, और ये सबको उन्होंने रेशियोज़ में एक्सप्लेन किया था। रेशियोज़ यानी जैसे होता है A:B, 1:2, ऐसे रेशियो के फॉर्म में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्रेस किया था।
आगे देखते हैं, इन पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा बोला जाता है कि मेंडल की जो सक्सेस हुई वो जो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो चूज़ किए थे, और जो पी प्लांट उन्होंने जो सोच समझ के बहुत केयरफुली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट प्लान करके उन्होंने सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख के जो पी प्लांट सिलेक्ट किया था, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेस हुआ था। तो इसलिए यहाँ बोला गया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज। जितने भी ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, ये सब बहुत जल्दी दिख रहे थे, ऊपर ऊपर से दिख रहे थे। जैसे अब राउंड सीड जो है उनको दिख गया था कि राउंड और रिंकल्ड ऐसे 2 टाइप के सीड है। सीड कलर जो है वो येलो और ग्रीन, इनफ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट शेप, ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको देखने को मिली थी। तो इसलिए वो बहुत ईजी हो गया था उनके लिए, जो भी एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए उनका सक्सेस हुई, ऐसा बोला जाता है। द 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वेर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फैक्टर ईच। जो भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ये जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है वो एक सिंगल फैक्टर से कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसा इधर लिखा है। जैसे कि अब सीड शेप है, तो इसमें जो राउंड है, ये राउंड वाला जो फैक्टर है, यही एक जो है ज़्यादातर दिखाई दिया, ज़्यादातर प्लांट में दिखाई दिया। तो वो वही बोला गया है कि जो 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स है पी प्लांट में, वो एक सिंगल फैक्टर से कंट्रोल हो रहे थे। तो ये जो राउंड, रिंकल, ये जो भी ट्रेट्स है ये फैक्टर्स हो गए मेंडल के अनुसार। तो जैसे अब सीड कलर है, तो सीड में येलो कलर का जो ये फैक्टर है ये डोमिनेंट है, तो यही दिख रहा था, तो वो सिर्फ एक से कंट्रोल हो रहा था, ऐसा यहाँ बोला गया है। द फैक्टर आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोजोम। जो जितने भी ये फैक्टर्स थे, ये ऐसे, ये एक क्रोमोजोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोजोम हो गया। तो ये फैक्टर्स अलग अलग सेपरेट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थे। अगर हम इस राउंड सीड शेप की बात करें, तो यहाँ 2 फैक्टर्स हो गए, एक राउंड हो गया और एक रिंकल्ड हो गया। तो ये अगर 2 क्रोमोजोम है पे अलग अलग सेपरेट तो क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, तो राउंड वाला यहाँ प्रेजेंट होगा और जो रिंकल्ड वाला है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, ऐसा मेंडल ने बताया था। दीज फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और मेंडल ने ऐसा भी बताया था कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। इसलिए उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने बहुत केयरफुली प्लान किया था। जितने भी उनके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको उन्होंने ध्यान से नोट किया था, मैथ्स का यूज़ किया था, रेशियो को उन्होंने सब स्टैटिस्टिकली वो डेटा को स्टोर किया। और जितने भी उनका जो रिजल्ट्स है उसको उन्होंने रेशियोज़ में जो है उसमें लिखा था। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मेंडल की जो सक्सेस हुई थी वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुई थी। आगे देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस। डोमिनेंस क्या हो गया? ऐसा कोई अलील या फिर ट्रेट जो दूसरे अलील के प्रेजेंस में अपने आप को शो करता है। अगर कोई और भी अलील रहा तो भी अपने आप को शो करेगा। और रेसेसिवनेस क्या हो गया? जब डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो ये अपने आप को अपना जो इफ़ेक्ट है वो हाइड करेगा, वो सेकंड जनरेशन में शो होगा, ना कि फर्स्ट जनरेशन में। तो ये भी उन्होंने जो मेंडल है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए भी उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हुआ था। Before learning about Mendel's experiment, let us get acquainted with genetic terms and symbols. आगे हम देखने वाले हैं जितने भी कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर्स, जितने भी टर्म्स जो है मेंडल ने यूज़ की थी, जेनेटिक टर्म्स जो है वो यूज़ की थी, उसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें एक्सपेरिमेंट्स को समझना है तो उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही है उसके बारे में भी समझना होगा। क्या वो टर्म्स थी, मेंडल ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम देखेंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो आज हमने देखा इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिर आगे हमने देखा कि जो मैकेनिज़्म था इनहेरिटेंस का वो क्रोमोसोम और जीन के डिस्कवरी से पहले ही साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया था। फिर ग्रिगोर मेंडल आए, ग्रिगोर मेंडल ये मोराविया में उनका वो बॉर्न हुए और 1822 में वो बॉर्न हुए। तो और ग्रिगोर मेंडल ये फर्स्ट ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस का, वो भी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ करके। जो 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले उन्होंने प्लांट्स लेके उनका ब्रीडिंग करवाया, तो उनका एक यूनिक टेक्निक हो गई थी, वो हमने देखा। फिर उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो पी प्लांट के थे उनको उन्होंने सिंगल एक इंडिविजुअली स्टडी किया, वो भी एक ही टाइम पर। तो हमने फिर वो देखे थे कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर थे, जैसे सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट। ये जो 7 कैरेक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से करना है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी पूछे जाती है। ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ये सब पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से आपको करके जाना है एग्ज़ाम में।
और फिर आगे हमने देखा कि जो भी वो डाटा था उन्होंने उसको मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली जो है उन्होंने प्रोसेस किया था। सब ये डेटा को उन्होंने स्टोर किया था, कैसे, मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में। फिर हमने देखा कि जो भी मेंडल ने जो भी एक पोस्टुलेट्स थे वो फिर आगे चल के फंडामेंटल लॉ बने, कोरेंस ने उसको प्रपोज़ किया। फिर उनको ये भी दिखा मेंडल को कि ट्रेड्स जो है वो इनहेरिट कैसे हो रहे हैं। तो उनको ऐसा समझ में आया कि गमीट सेल जो रहते हैं, गमीट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ तो भी ऐसा प्रेजेंट है, समथिंग देयर इज़ समथिंग इनसाइड द गमेटिक सेल जो ये ट्रेड्स को इनहेरिट कर रहा है, इन ट्रेड्स को जनरेशन टू जनरेशन पहुंचा रहा है। तो उन्होंने उस जो समथिंग था उसको फैक्टर ऐसा नाम दिया। तो गमेटिक सेल के अंदर फैक्टर नाम की ऐसी जो कुछ तो भी चीज़ थी जो ट्रेड्स को इनहेरिट कर रही थी, ये हमने देखा। फिर मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स है वो पर्टिकुलेट इन नेचर है। सबके फैक्टर्स जो है वो सेम नहीं है। किसी का राउंड और रिंकल शो करने का फैक्टर है, तो किसी का कलर शो करने का राउंड और रिंकल शो करने का फैक्टर है, तो किसी का कलर शो करने का फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जो वेरी करते हैं, सेम नहीं होते। द मेंडेलियन फैक्टर आर नाउ टर्म्ड एज जीन्स। ये भी देखा हमने कि जो भी फैक्टर्स थे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना है कि मेंडेलियन फैक्टर जो थे वो आगे चल के जीन्स बोले गए, जो अभी भी इसको जीन्स ही बोलते हैं। तो ये जो था गमेटिक सेल के अंदर, जो मेंडल ने बोला कि समथिंग देयर इज़ इनसाइड द गमेटिक सेल, तो वो क्या था, जीन था। तो ये याद रखना। दिस फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स। ये भी हमने देखा जो ये फैक्टर्स थे ये जब गमीट फॉर्मेशन होते हैं तो सेपरेट होते हैं, बिना मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के। और फिर बाद में हमने देखा जो मेंडल के जो सक्सेस के रीजंस थे वो सब हमने देखे कि कैसे उसने केयरफुली प्लान किया सब कुछ, उसका एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा सैंपल कलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा सैंपल के साथ उन्होंने जो स्टडी किया, जो भी प्लांट्स थे उसका स्टडी किया। और फिर आगे उन्होंने जो जितने भी ये सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान से रिकॉर्ड किया कि कितने उन्होंने प्लांट्स लिए, क्या क्या उन्होंने परफॉर्म किया, वो सबको उन्होंने अच्छे से बहुत ध्यान से एक डेटा उन्होंने बनाया, मैथमेटिकली उन्होंने डेटा बनाया। और जितने भी उनके रिजल्ट्स थे वो उन्होंने रेशियोज़ में एक्सप्लेन किए। रेशियो यानी A:B, जैसे हमने देखा 1:2, ऐसे रेशियोज़ में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और फिर हमने देखा इन प्लांट्स जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो बहुत जल्दी दिख रहे थे, इसलिए मेंडल ने जो वो पी प्लांट है वो सिलेक्ट किया था, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ ऐसा माना जाता है। और फिर हमने देखा कि जो भी 7 कैरेक्टर्स थे वो सिंगल फैक्टर्स के से कंट्रोल हो रहे थे, जैसे हमने यहाँ राउंड का एग्जांपल लेके देखा। फिर आगे आगे हमने देखा जो फैक्टर्स है वो सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि जो भी ये फैक्टर है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। जैसे एक फैक्टर ये क्रोमोसोम पे तो दूसरा उसका रेसेसिव वाला फैक्टर दूसरे क्रोमोसोम पे। और फिर हमने देखा ये जो फैक्टर्स है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, इनहेरिट होते रहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर हमने देखा कि मेंडल ने जो डोमिनेंस और रेसेसिवनेस का कॉन्सेप्ट समझाया तो वो भी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत उनको उस चीज़ का बेनिफिट हुआ कि उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब सक्सेस हुए। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यही रुकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जी सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।